वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट टुगेदर। देखिए, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे आपका एनसीईआरटी 2005। ये रोहिताश ने इसके लिए कहा है, उनको कोई दिक्कत आ रही है इसमें, तो हम आज इसको ही थोड़ा सा कर लेंगे। तो लेकिन देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों को ना इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम आती है या फिर किसी और भी सब्जेक्ट में। और मैंने देखा कि आप लोगों की एक से अधिक बार प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपकी री आ रही है। प्रॉब्लम बनी रहेगी जब तक कि आप प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि देखिए, गलतियां कीजिए, गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलती के पीछे कारण क्या है। अगर आपकी इंग्लिश में री आ रही है तो पहले आप अपना टेस्ट लीजिए, खुद से पूछिए कि आप कहाँ कमज़ोर हैं, कौन से पार्ट में आपको दिक्कत आ रही है। जब तक आप अपनी आंतरिक समस्या को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, इंग्लिश हुआ कोई भी हुआ, आप नहीं जान पाएंगे, तब तक आप उस समस्या का निवारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं तो यहाँ करवा ही रही हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ मैं करवा रही हूँ, लेकिन पहले आप खुद को जानिए, कमी क्या है, कहाँ है। आप में, हम में, सब में कमी है। ठीक है, नो डाउट, हम सारे ही मनुष्य हैं, गलतियां करना ये स्वाभाविक है, लेकिन अपनी गलतियों को पहचानिए क्या है। क्योंकि एक बार भी आती है ठीक है, लेकिन दो बार आ रही है वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखिए, आपने जो लक्ष्य का निर्धारण किया है ना, वो एक छोटा लक्ष्य नहीं है, वो कोई जॉब नहीं है, जीविका कमाने का कोई साधन नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। ठीक है, आपको देश के लिए डॉक्टर भी देने हैं, टीचर भी देने हैं, इंजीनियर भी देने हैं, प्रशासन सेवा के लिए भी आपको लोग देने हैं। तो जो है वो आप हैं। अगर अगर आप कमज़ोर हो गए, मैं ये नहीं कह रही कि आप कमज़ोर हैं, हम सब में कमियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप इस राह पे चले हैं, तो आप में बिल्कुल शक्तियां हैं, आपके अंदर जुनून है, आपने सोचा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन कमजोरियों को पहचानने के बाद उनको दूर करने का प्रयास करो। ठीक है, तो चलिए आज हम करते हैं एनसीएफ 2005। देखिए, एनसीएफ 2005 जो ये लेके आया गया था, जो आया है, ये आया है हमारी शिक्षा को लेकर कि हमारी शिक्षा में क्या बदलाव किए जाने हैं, क्या क्या करना है, क्या किन चीज़ों को हटाना है, क्या ऐड करना है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसमें यशपाल समिति का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं आपको ये डिक्टेट करती हूँ, आप इसको लिखते हुए चले जाना। चलिए, अब आप फटाफट से लिखिए। आप पहले डालेंगे इसका प्रस्तावना। तो चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से हुई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक निबंध लिखा था, सभ्यता की संस्कृति। तो वहीं से ही ये लोग मोटिवेट हुए थे और उसी को ही आधार बनाते हुए ये पाठ्यचर्या आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है, जो आज भी स्कूलों में इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब आप लिखेंगे उद्देश्य की हेडिंग डालिए, 2 लाइन छोड़कर, 1 लाइन छोड़कर। तो लिखिए, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के बीच दूरी को कम करना है। इस दस्तावेज के अंतर्गत बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़े जाने की बात कही गई है। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से, अधिगम यानी कि सीखना, इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था, जिससे कि बालकों का चहुमुखी विकास हो सके। यहाँ तक समझ लीजिए। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये जो फ्रेमवर्क जो स्टार्ट किया था, इसका सीधा सा मतलब ये था, जो दस्तावेज था, इसमें ये कहा गया है कि बच्चों के जो हम जो पढ़ा रहे हैं रटने वाले मेथड से, वो रटने वाला मेथड फिनिश करना है। और ये प्राथमिक कक्षाओं से स्टार्ट किया गया है, क्योंकि वही बच्चों की नींव होती है। ठीक है, अगर वो मजबूत नहीं हुई फिर तो बेकार है। तो जो नींव है उसको मजबूत करने की बात कही गई पहले। ठीक है, इसीलिए इसको 2005 से आरंभ किया गया। और बच्चे अपनी पढ़ाई को बाहर से जोड़े ना, उनके लिए जो शिक्षा है वो एक कमरे से नहीं होनी चाहिए, जिसमें एक कक्षा से नहीं होनी चाहिए। बाहर से उदाहरण लाए जाए, बाहर से उनको जोड़ा जाए, क्योंकि उनको पढ़ के कहाँ जाना है, बाहर तो ही जाना है, समाज में तो जाना है ना। ठीक है, तो आगे आप लिखिए एनसीएफ की रूपरेखा, ये हेडिंग डालिए। लिखिए पॉइंट नंबर 1, यह विद्यालय शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, ये नया दस्तावेज है जो अभी तक, हालांकि 2009 भी आया है, लेकिन ये चल ही रहा है अभी तक। ठीक है,
तो लिखिए, यह विद्यालय शिक्षा का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। पॉइंट नंबर 2, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। ठीक है ना, तो ये सब इन सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों की नई राष्ट्रीय चुनौतियों में इसको देखा गया है। यानी कि प्रोफेसर यशपाल समिति की अध्यक्षता में ये बनाया गया था और ये देखा गया है कि राष्ट्र अभी किन चुनौतियों को स्वीकार कर रहा है। देखो सीधी सी बात है, अगर बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही होगी ना, एक सही प्रकार से नहीं हो रही होगी, तो फिर हम एक अच्छे देश की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, आगे लिखिए, प्रमुख सुझाव, हेडिंग डालिए। तो यहाँ लिखना है आपको, शिक्षा का लक्ष्य बच्चों को बाह्य अनुभव से जोड़कर, पॉइंट नंबर 1 है ये, फिर बोल रही हूँ, शिक्षा का लक्ष्य बच्चों को बाह्य अनुभव से जोड़ना है। इसके लिए बच्चों की बात ध्यान से सुनी जानी चाहिए, उसे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि बच्चों को एक कमरे में चिपका करके नहीं पढ़ाना है, उनको उनका झुंड एक जगह नहीं रख लेना है, उनको भाई बाहर ले जाना है, उनको प्रकृति से मेल करने दो, चीजों को समझने दो, वो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जाना तो उनको वही है ना, उनको जीवन स्कूल में थोड़ी काटना है, रहना तो उनको समाज में है ना। ठीक है, और इसलिए जब बच्चा अगर पूछता है, वो कुछ भी पूछे, तो उसको बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा इस रूपरेखा में लिखा गया है। नंबर 2 लिखिए, आत्मसम्मान का बोध करवाना, अर्थात बालक स्वयं को जाने, इसके लिए विभिन्न अनुभवों व अवसरों का मौका दिया जाना चाहिए। 2005 में ये बात कही गई है कि बालक को मौका दिया जाना चाहिए कि वो खुद को जाने, भाई उसके अंदर क्या योग्यता है। अब हम सभी के अंदर एक जैसी योग्यताएं तो नहीं होती ना, कोई आर्ट में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, सबके पास अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, तो ये मौका बच्चों को दिया जाना चाहिए। अध्यापक इसके इन गुणों को निकालने के लिए बच्चों के भीतर से कार्य करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए और सभी संस्कृतियों को सम्मान देने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। हमारा भारत जो देश है, इसमें देखो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बच्चों को संस्कृति से दूर कर दे। भाई समाज है तो संस्कृति भी है, समाज और संस्कृति दोनों एक साथ चलेंगे। तो बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए कि उनको उनकी संस्कृति से भी जोड़ा जाए। ठीक है, और उनको ना सिर्फ किसी एक या दो संस्कृति से, बल्कि हमारे देश में जितने भी संस्कृतियां हैं, उन सभी संस्कृतियों का वो सम्मान करें, तभी वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है। और इसके लिए आपने देखा भी होगा कि हम स्कूलों में ईद भी मनाते हैं, तो दिवाली भी मनाते हैं, तो ये वही चीज है कि आप सभी संस्कृतियों का सम्मान करवाना सिखा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, आगे लिखिए, पॉइंट नंबर 3, व्यक्तिक अंतर के महत्व को स्वीकारा जाए और बच्चों के गुण को पहचान कर उसे प्रोत्साहित किया जाए, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट एक्सेट्रा। बात वही है कि सभी के अंदर सारे गुण नहीं होते, सभी बच्चे अलग अलग गुणों से जन्म लेते हैं, तो वो जो गुण है, वो उन गुणों को पहचानने का कार्य टीचर का होना चाहिए। तभी आप देखते हैं कि आपके स्कूलों में तरह तरह के, जब छोटी क्लासेस में थे, स्कूल में थे, तो आपने देखा हो कि तरह तरह के वो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे। तो जो बच्चा जिसमें अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस करता था, वो उस कार्यक्रम को करता था। हमने भी देखा था कि मतलब कुछ बच्चे होते, वो जैसे डांस की बात आई तो फटाफट भागते कि भाई मैं तो डांस जरूर करूंगी, लेकिन कुछ बच्चे झिझक जाते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो इससे पता चलता है कि किसके भीतर क्या गुण है। और जो बच्चा हो सकता है डांस करने में झिझका हो, वो गाने के लिए आतुर हो। ठीक है ना, तो इससे क्या पता चलेगा कि उन बच्चों के अंदर क्या गुण है, क्या एबिलिटी है, ये सारी चीजें निकल करके आएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे लिखिए, 5th पॉइंट, अपने देश पर गर्व करने की भावना विकसित कर हर बच्चे को देश से जुड़ाव महसूस कराने की बात कही गई है। हाँ जी, अपने देश से प्रेम करवाना सिखाया जाना चाहिए, उसका सम्मान करवाना सिखाया जाना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, फिर तो देखो शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है ना, अब लिखिए, पॉइंट हेडिंग डालिए, मार्गदर्शी सिद्धांत। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, पढ़ाई को रटंत, आधा ना आएगा, रटंत प्रणाली से दूर किया जाए। नंबर 3, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किए जाने चाहिए। नंबर 4, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो ऐसा ना हो कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक में ही आप रटे जा रहे, वो बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे अब आप लिखेंगे प्रमुख सुझाव, हेडिंग डालेंगे। तो लिखिए,
विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबों से बचा जाए। बड़े बड़े आप वो मत बना दीजिए, ठीक है ना। छोटे छोटे वो बनाइए सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को समझाया जाए ताकि वो घबराए ना, ठीक है। आगे क्या है, मूल्यों को, पॉइंट नंबर 2, मूल्यों को उपदेश ना देकर वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी कि आप उनको सिर्फ ना समझाते नहीं रहेंगे कि ऐसे करो वैसे करो, अरे जो करवाना है वो आपको वातावरण में लाना पड़ेगा, ठीक है। उनको उपदेश नहीं देना, उनको उपदेश इस प्रकार दिया जाना चाहिए कि वो उस चीज को देखें, ठीक है ना। आगे क्या है, थर्ड पॉइंट लिखिए, तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, टेंशन फ्री होके बच्चे पढ़ें। फोर्थ लिखो, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, जीवंत कक्षा का वातावरण हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो क्लास अच्छी क्लास नहीं मानी जाएगी जिसमें बच्चे मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए, नहीं। वो कक्षा अच्छी होती है जिसमें टीचर और विद्यार्थियों के बीच में वार्तालाप चल रहा हो, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि वो बहस कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर के, ठीक है ना, चीजों को समझने को लेकर के। आगे क्या है, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, शिक्षक अधिगम करवाते समय इसका प्रयोग करें। जो बच्चों की जो मदर लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें ये बात भी लागू होती है कि हमारी संस्कृति में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, तो अगर कोई अलग भाषा का बच्चा आ भी जाता है, आपने भी देखा होगा, तो फिर उसको नकारा ना जाए, बल्कि उसको अध्यापक का कार्य कि उसकी भाषा को ही सोर्स मान करके उसको आगे पढ़ाए, ठीक है ना। ये उस बच्चे की कमी नहीं है, अगर वो एक हिंदी नहीं जानता, कुछ कोई और लैंग्वेज जानता है, तो टीचर की जिम्मेदारी है वो एक संसाधन के रूप में इसका प्रयोग करे। आगे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों पर केंद्रित हो, ना कि अध्यापक पर केंद्रित या फिर पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित। देखिए, जो पाठ्य पुस्तक होती है ना, वो हेल्पर हैं, ठीक है, वो सहायता कर रही हैं। आगे क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। यानी कि जो मूल्यांकन करना है बच्चों का, वो पूरा साल भर चलता है। आप देखते हैं ना, एफए चलते हैं, ऐसे चलते हैं। इसमें होता क्या है कि पहले जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाया गया, उसको हम देखेंगे कि बच्चों ने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो इससे क्या होगा कि जो अध्यापक होते हैं वो अपनी कमियों को दूर करते हैं, और बच्चों में क्या कमी थी उसको दूर करने के फिर वो आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सतत ये जो आप देख रहे हैं, मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया का रूप देना, ये है कि वो पूरा साल भर बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे, ठीक है। तो इतनी ये कहानी है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कमी रह रही हो, कुछ भी और आपको डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो कल मिलेंगे हम। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।